गुड मॉर्निंग। देखिए अपन पढ़ रहे हैं पादप की शारीरिकी में अपने क्या पढ़ा अब तक। पादप के विभिन्न भागों की आंतरिक संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे शारीरिकी कहते हैं बेटा। शारीरिकी में फिर अपने शुरू किया था उत्तक पढ़े हैं। पहले वाले वीडियोज में अपने उत्तक के प्रकार पढ़े हैं बेटा। उत्तक, विभुजी उत्तक और स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। विभुजी उत्तक अपने पूरा पढ़ लिया है, प्राथमिक विभुजी उत्तक और द्वितीयक विभुजी उत्तक। उसके बाद स्थिति के आधार पर जो विभुजी उत्तक हैं तीन प्रकार के, उनको भी अपन ने पढ़ लिया है। शीर्षस्थ विभुजी उत्तक, पार्श्व विभुजी उत्तक और अंतर्वेशी विभुजी उत्तक। फिर अपने पढ़ा बेटा स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक किसे कहते हैं? ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी हो, अर्थात उनमें विभाजन की क्षमता नहीं हो। फिर स्थायी उत्तक में अपने क्या पढ़ा? स्थायी उत्तक जो है बेटा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का किस आधार पे? कि ऐसा स्थायी उत्तक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं सरल स्थायी उत्तक। और दूसरा पढ़ा था अपने बेटा, दूसरा था जटिल स्थायी उत्तक। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक अपन ने पढ़ लिया बेटा, पूरा पढ़ लिया है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसमें अपने पढ़ा है ये तीन प्रकार के होते हैं बेटा। सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना उत्तक जिन्होंने विभाजन की क्षमता खो ली है, ये तीन प्रकार का था बेटा, अपने पढ़ लिया है। मृदुतक या पेरेनकाइमा, स्थूल कोणोतक, या इसको कहते थे कोलेनकाइमा, और तीसरा बेटा पढ़ा अपने दृढ़ोतक, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों उत्तक अपने विस्तार से एक एक करके बेटा अपने पढ़ लिया है। आज जो अपना टॉपिक है बेटा वो है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक। देखिए जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है बेटा? जटिल स्थायी उत्तक जो है इसमें क्या होगा? ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसने अपने विभाजन की क्षमता तो खो ली है और उसके साथ दो या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना स्थायी उत्तक जटिल स्थायी उत्तक कहलाएगा। और जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो आज अपन शुरू करते हैं बेटा नया टॉपिक जटिल स्थायी उत्तक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आइए बेटा शुरू करते हैं जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक तो क्या होता है? जटिल स्थायी उत्तक बेटा ऐसा स्थायी उत्तक जो दो या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो। दो या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना स्थायी उत्तक। तो दो या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना स्थायी उत्तक बेटा क्या कहलाएगा? जटिल स्थायी उत्तक कहलाएगा। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के है बेटा। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो आज अपन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। जो दोनों किस प्रकार के उत्तक है बेटा? जटिल स्थायी उत्तक है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की जो कोशिकाएं हैं वह एक ही प्रकार की ना होकर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन पहला जो जटिल स्थायी उत्तक है जाइलम। जाइलम देखिए बेटा, जाइलम जो है आपने सुना होगा पादपों में जल और खनिज लवणों का अवशोषण मृदा द्वारा होता है। मृदा जमीन से जुड़ी होती है और उसी मृदा द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को तन्ने और तन्ने से आगे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है? जटिल स्थायी उत्तक द्वारा किया जाता है। और जटिल स्थायी उत्तक में भी जल और खनिज लवणों का पत्तियों तथा तन्ने तक जो अवशोषण है, तन्ने तक जो स्थानांतरण है वह जाइलम द्वारा किया जाता है। तो ये संवहन का कार्य किया जाता है। इसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है बेटा?
जल और खनिज लवणों के संवहन का स्थानांतरण का कार्य किया जाता है। अतः यह जाइलम क्या है? एक संवहन उत्तक है बेटा। जाइलम एक संवहन उत्तक है, वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम क्या है? संवहन उत्तक है। दूसरा इसमें आपको क्या याद रखना है, ये क्या कार्य करता है बेटा? मृदा द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को मृदा से, किसके द्वारा? मूल द्वारा मृदा से अवशोषित, मूल द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिज लवण। मृदा से अवशोषित क्या क्या अवशोषित होता है बेटा? जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवणों का कहां तक पहुंचाता है? तन्ना व पत्तियों तक स्थानांतरण। तन्ना व पत्तियों तक स्थानांतरण का जो कार्य बेटा किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा। समझ में आया? जाइलम एक संवहन उत्तक है जो संवहन या स्थानांतरण का कार्य करता है। मूल द्वारा अवशोषित मृदा से अवशोषित जल और खनिज लवणों को तन्ने तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। जैसे बेटा ये पादप हैं, ये जड़ें हैं, ये क्या है? मूल बेटा किसका अवशोषण करेगी? जल का। और ये जल जो है तन्ने से होकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है? पहुंचाने का उत्तक बेटा जाइलम करता है। जाइलम के विभिन्न अवयव है, वो ये कार्य करता है। तो जल और खनिज लवण का है मृदा में, मृदा से कौन अवशोषित करता है? पादप का कौन सा भाग जल और खनिज लवण को अवशोषित करेगा? मूल। अब मूल से पादप के सभी भागों में जल और खनिज लवणों का पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। ये जल पत्तियों में पहुंचने के पश्चात ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है। फिर अपन आगे और दूसरा उत्तक पढ़ेंगे, वो इस निर्मित भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, उसको अपन फ्लोएम कहेंगे। वो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ में आया बेटा? तीसरा जो इसमें ध्यान रखना आपको, जाइलम जो है पादप के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। पादप के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो जाइलम के बारे में क्या क्या पढ़ा है? जाइलम एक प्रकार का संवहन उत्तक है। जाइलम मूल द्वारा मृदा से अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों तथा तन्नों तक स्थानांतरण करता है या पहुंचाता है। तीसरा, पादप के विभिन्न भागों का उसको यांत्रिक सहारा भी प्रदान करने का कार्य जाइलम द्वारा किया जाता है। अब बेटा देखिए, जाइलम की जो कोशिकाएं हैं, या अपन बात करें जाइलम के अवयव हैं, तो जाइलम एक प्रकार की कोशिका से नहीं बना होगा। जाइलम जो है एक, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, तभी इसको जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। तो जाइलम के अवयव की बात करें, यानी जाइलम किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना है, किन किन अवयवों से मिलकर बना है। तो बेटा जाइलम के भाग, जाइलम की कोशिकाएं, या अपन कह सकते हैं जाइलम के अवयव। जाइलम के अवयव, किन किन अवयव से जाइलम बना है, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। तो देखिए बेटा, जाइलम 4 अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला है बेटा वाहिनिकाएं, वाहिनिका। दूसरा बेटा वाहिका, इनको कहते हैं ट्रैकिड्स। ये बेटा वेसल्स। तीसरा है बेटा अवयव जाइलम रेसे, जिन्हें लिखते हैं बेटा जाइलम फाइबर। और चौथा है जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक, या इसको कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। तो देखिए बेटा, जाइलम के अवयव की अपन बात करें तो जाइलम 4 अवयवों से मिलकर बना है। वाहिनिका, वाहिका, जाइलम रेसे और जाइलम मृदुतक। इनमें ये ध्यान रखना आपको, तो पहले के जो 3 अवयव है बेटा, वाहिनिका, वाहिका और जाइलम रेसे, ये मृत अवयव होते हैं। इसी को आप याद रखना बेटा, ये कैसे अवयव हैं? मृत घटक हैं या मृत अवयव हैं। मृत है इसका मतलब बेटा
इसके लक्षणों में ध्यान रखना है, जीव द्रव्य एब्सेंट होगा इसमें। मृत कोशिकाओं से मिलकर बने, इनमें जीव द्रव्य नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, इनकी जो भित्ति होगी बेटा वह मोटी होगी, कोशिका भित्ति मोटी लिग्निन युक्त होती है। ये 3 चीजें ध्यान रखना है। वाहिनिका, वाहिका और जाइलम रेसे, जो जाइलम के अवयव हैं, तीनों अवयव मृत अवयव हैं। इनमें जीव द्रव्य नहीं होगा, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होगी। लास्ट जो है बेटा जाइलम मर्दूतक, ये जीवित होगा बेटा, ये अवयव हैं, इसकी कोशिकाएं जीवित होगी, इसमें जीव द्रव्य उपस्थित होगा, जीव द्रव्य उपस्थित, और इनकी कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति कैसी होगी बेटा, सेल्यूलोज की बनी। कोशिका भित्ति पतली होगी, जो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की। ये अभी अपन आगे मैं बताऊंगा, और एक एक अपन अवयव को पढ़ेंगे। तो यहां तक ध्यान रखना है। जाइलम के जो पहले के 3 अवयव हैं, जो मैंने लिखा था, वाहिनिका, वाहिका और जाइलम रेसे, तीनों अवयव मृत हैं, इनमें जीव द्रव्य नहीं होगा, और इनकी कोशिका भित्ति कैसी होगी, मोटी होगी और लिग्निन से बनी होगी। चौथा जो अवयव है जाइलम मर्दूतक, जाइलम मर्दूतक या जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित अवयव या जीवित घटक है, इसमें जीव द्रव्य पाया जाएगा, और इनकी कोशिका भित्ति पतली होगी, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहां तक क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं वाहिनिका। पहला भाग है बेटा वाहिनिका, और दूसरा है वाहिका। देखिए बेटा, अपन कंपैरिजन में पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 4 अवयव है, उसमें से 2 अवयव अपन पहले पढ़ रहे हैं। पहला अवयव है वाहिनिका, दूसरा है वाहिका। तो वाहिनिका जो है, पहला लक्षण इसमें याद रखना बेटा आपको, ये एक कोशिकीय होती हैं। वाहिनिकाएं कैसी होती हैं, एक कोशिकीय संरचना है। दूसरा आपको ध्यान रखना बेटा, ये लंबी और बेलनाकार कैसी होती है, ये लंबी और बेलनाकार होती है। तीसरा इसमें ध्यान रखना बेटा, इसकी जो गुहा होती है, इनके बीच में गुहा होती है, वह होती है बेटा संकरी। चौथा ध्यान रखना है, इसके जो सिरे होंगे वो होते हैं बेटा नुकीले। सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। कोशिका भित्ति की बात करें, इनमें कोशिका भित्ति बेटा मोटी होगी। कोशिका भित्ति मोटी किसकी बनी होगी बेटा, लिग्निन की बनी कोशिका भित्ति होती है। 5वीं अपन बात करें, ये मृत अवयव हैं। क्या है बेटा, मृत अवयव हैं, अतः इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है। ठीक है बेटा, देखिए ये कैसी होती है बेटा, इसके सिरे कैसे होते हैं, इसमें ये छिद्रित होती है, लेकिन इसमें छिद्रण कम होता है। देखिए बेटा, ये ऐसी होती है वाहिनिका। एक कोशिकीय है, लंबी और बेलनाकार है, इसमें जो गुहा होगी वह वाहिका की तुलना में कम संकरी होती है, कम चौड़ी होती है। इसके सिरे नुकीले, कोशिका भित्ति मोटी होगी, लिग्निन युक्त होती है, और ये बेटा इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। ये किन में पाई जाती है बेटा, तो इसका उदाहरण है बेटा, ये अनावर्त बीजी, टेरिडोफाइटा और आवर्त बीजी तीनों में पाई जाती है। आवर्त बीजी पादपों में, सॉरी टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी व आवर्त बीजी, आवर्त बीजी। टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजियों में वाहिनिका पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट जो है बेटा, दूसरा वाहिकाएं। वाहिकाएं कैसी होती है बेटा, ये जो संरचना है बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय। दूसरा बेटा ये जो है ये भी लंबी होती है, बेलनाकार। बेटा इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है, ये वाहिका की तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। तो इस कम लंबाई है, इसको लिखना छोटी, बेलनाकार। और इसकी गुहा कैसी होती है, गुहा चौड़ी। वाहिनिका की तुलना में इसकी गुहा कैसी होगी, चौड़ी होगी। और इसके सिरे जो हैं वो खुले नहीं रहेंगे बेटा, इसके सिरे नुकीले नहीं रहेंगे,
सिरे चौड़े और खुले रहते हैं। सिरे खुले का मतलब है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा यहाँ। सिरे कैसे खुले, सिरे कैसे खुले, देखिए बेटा कैसी होती है। ये क्या है, इसकी गुहा कैसी है, चौड़ी है। वाहिनिका की तुलना में गुहा कैसी है, चौड़ी है, और ये छिद्रित होती है बेटा। और ये जो है इसके सिरे खुले हैं। खुले सिरे क्या करते हैं बेटा, ये एक वाहिका दूसरी वाहिका से जुड़कर एक पाइप के नुमा, पाइप के समान क्या बनाती है, संरचना बनाती है। ये वाहिका है, ये वाहिनिका बेटा। अब इसमें नेक्स्ट डिफरेंस है, ये भी कैसी होती है बेटा, इसकी कोशिका भित्ति भी मोटी होती है। कोशिका भित्ति मोटी, ये भी कैसा अवयव है बेटा, ये भी मृत होती है वाहिका, वाहिका भी मृत होती है, अतः इसमें भी जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है। अब ये किसमें पाई जाती है बेटा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आवर्त बीजी पादपों में पाई जाती है। आवर्त बीजी पादपों का अभिलाक्षणिक गुण है वाहिका की उपस्थिति, तो आवर्त बीजी पादपों में, और इसका अभिलाक्षणिक गुण भी है क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं में पाई जाती है। देखिए बेटा, अब इनके कार्य की बात करें, वाहिनिका और वाहिका जो है पादप में, जाइलम में रहकर क्या कार्य करती है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा। इन दोनों के कार्य की बात करें तो मुख्य कार्य क्या है इन दोनों का, वाहिका और वाहिनिका का जो मुख्य कार्य बेटा, जल संवहन करना, जल और खनिज लवणों का क्या करना, संवहन करना या स्थानांतरण करना। जल और खनिज लवणों का संवहन या स्थानांतरण करना। अब देखिए वाहिका जो है, वाहिका की गुहिका चौड़ी होती है और ये लंबाई में क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन अनेक वाहिकाएं एक दूसरे से सटकर, एक दूसरे से छिद्रों के द्वारा जुड़कर एक पाइप के समान संरचना बनाती है और इसकी गुहा भी चौड़ी है। तो वाहिनिका और वाहिका की तुलना में अधिक और तीव्र मात्रा में खनिज और जल का जो स्थानांतरण है किस में होगा, वाहिका में जल का स्थानांतरण ज्यादा होगा, क्योंकि गुहिका क्या है, इसकी गुहिका क्या है, चौड़ी है, एक चौड़ा पाइप है और एक संकरा पाइप है, तो जल का स्थानांतरण तीव्र और ज्यादा किसमें होगा, जो इसमें चौड़ा पाइप है। तो बेटा वाहिका में जल का स्थानांतरण वाहिनिका की तुलना में अधिक कुशल और तीव्र होता है। तो यहां लिखना बेटा, वाहिनिका द्वारा जल स्थानांतरण वाहिका की तुलना में क्या होता है, कम होता है। वाहिका की तुलना में क्या होता है, कम कुशल और धीमे होता है। तो ज्यादा किसमें होता है, वाहिका में क्या होगा, वाहिका में जल का संवहन तीव्रता से और अधिक कुशलता से होता है। ये क्लियर हुआ बड़ा, समझ में आया। वाहिनिका और वाहिका, वाहिनिका के सिरे नुकीले होते हैं, वाहिनिका के सिरे कैसे होते हैं, नुकीले, और वाहिका के सिरे खुले होते हैं, चौड़े होते हैं, और वाहिकाएं आपस में जुड़कर एक पाइप के समान संरचना बनाती हैं। वाहिनिकाओं में जल का स्थानांतरण तीव्र और अधिक मात्रा में होगा, उसका भित्ति दोनों में मोटी है, दोनों अवयव मृत हैं, दोनों में जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा। डिफरेंस यही है, वाहिनिकाएं एक कोशिकीय हैं, ये बहुकोशिकीय होती है, यानी अनेक कोशिकाएं जुड़कर एक पाइप के समान संरचना बना देती हैं, जिससे जल का संवहन और स्थानांतरण अधिक कुशलता से होता है। ये लंबी होती है, ये छोटी होती है बेटा। और डिफरेंस क्या इंपॉर्टेंट, इसकी गुहिका संकरी होती है और इसकी वाहिका की गुहिका बड़ी होती है, चौड़ी होती है। नेक्स्ट बेटा, इसके आगे चले। नेक्स्ट जो जाइलम के दो अवयव हैं, जाइलम मर्दूतक और जाइलम रेशे। तीसरा है बेटा जाइलम रेशे, तीसरा जो अवयव है जाइलम रेशे, जाइलम फाइबर। देखिए बेटा क्या होता है, ये जाइलम फाइबर जो है, जाइलम फाइबर कैसे होते हैं, जाइलम का ये भी मृत अवयव है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, और जो वाहिका और वाहिनिकाओं में अपने गुहिका देखी थी, संकरी और चौड़ी गुहिका, वो जाइलम रेशों में विलुप्त हो जाती है, यानी कि जाइलम रेशों में गुहिका नहीं पाई जाती है। तो जाइलम रेशों में गुहिका नहीं है, तो ये जल और खनिज लवणों के स्थानांतरण में इनका योगदान नहीं रहता है,
ये क्या काम करेगा, ये पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। तो क्या होगा बेटा इसमें सबसे पहले ध्यान है, इसमें गुहिका विलुप्त, गुहिका क्या हो जाती है, विलुप्त होती है, नहीं गुहिका नहीं पाई जाती है, गुहिका एब्सेंट होती है। दूसरी चीज इनकी कोशिका भित्ति बेटा कैसी होगी, कोशिका भित्ति मोटी होगी। तीसरा बेटा इसमें लिखना है, ये जो है जाइलम रेसे हैं, ये भी कैसा अवयव है बेटा, मृत अवयव है, मृत अवयव है, तो इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है। और ये क्या कार्य करेगा, जाइलम रेसे जो है ये क्या कार्य करेगा बेटा, ये पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करेगा। क्या कार्य करता है बेटा, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, ठीक है, मृत अवयव है जाइलम रेसे। तीसरा जो अवयव है, चौथा जो अवयव बेटा, तीन पढ़ लिए अपने, चौथा है जाइलम मर्दूतक, लास्ट अवयव है जो ये, और एकमात्र जाइलम का अवयव है जो कैसा बेटा, जीवित है, जाइलम मर्दूतक, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होता है बेटा, देखिए जाइलम मर्दूतक इंपॉर्टेंट है, एकमात्र जाइलम का एकमात्र जीवित अवयव है। जाइलम के जो 4 अवयव हैं बेटा, उनमें से एकमात्र अवयव है जो जीवित है, अतः इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य इसमें उपस्थित होता है बेटा। दूसरी चीज इसकी कोशिका भित्ति जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका भित्ति कैसी होती है, मैंने लिखा था बेटा पहले, जब ये 4 अवयव लिखाए थे उसमें कोशिका भित्ति पतली होगी और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पतली और किसकी बनी होगी, कोशिका भित्ति जाइलम मर्दूतक में सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्या काम करता है बेटा, जाइलम मर्दूतक क्या कार्य करता है, तो इसका कार्य बेटा ध्यान रखना, एक तो ये भी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, पादप को क्या देता है, यांत्रिक सहारा देना। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कार्य है, देखिए जो जाइलम मर्दूतक है बेटा, ये जाइलम के बीच में पाई जाने वाली मर्दूतक की कोशिकाएं हैं या जीवित कोशिकाएं हैं, ये जड़ और तन्ने में क्या करती हैं, जल और खनिज लवणों का त्रिज्यीय संवहन करती हैं। कौन सा संवहन करती है, त्रिज्यीय संवहन, ये ध्यान रखना है। मर्दूतकी कोशिकाओं, जाइलम में पाई जाने वाली कुछ मर्दूतकी कोशिकाएं जड़ और तन्ने में त्रिज्यीय संवहन करती हैं। त्रिज्यीय संवहन क्या होता है, यानी तन्ना है ये क्या बनाया बेटा, तन्ना, तो तन्ने के केंद्र से जल का परिधीय भाग में स्थानांतरण, तन्ने के केंद्र से जल का तन्ने के परिधीय भाग में स्थानांतरण क्या कहलाता है, त्रिज्यीय स्थानांतरण कहलाता है। तो त्रिज्यीय स्थानांतरण में मर्दूतकी कोशिकाएं जो किसका भाग होती है, जाइलम मर्दूतक का। तो ये बेटा अपने पढ़ लिया है जाइलम। स्थायी उत्तक पढ़ा है, स्थायी उत्तक 2 प्रकार के हैं, सरल और जटिल। फिर अपने जटिल स्थायी उत्तक पढ़ा है। जटिल स्थायी जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना हुए, जटिल स्थायी उत्तक जाइलम और फ्लोएम। फिर अपने जाइलम के बारे में पढ़ा बेटा, जाइलम क्या एक संवहन उत्तक है, मूल द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों का पादप को तने तक पहुंचाने का कार्य करता है, और फिर ये पादप को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। ये मैंने डायग्राम के द्वारा बताया कि जाइलम किस प्रकार जल और खनिज लवणों के अवशोषित मृदा द्वारा अवशोषित जल, मृदा से मूल द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों और तनों तक पहुंचाता है। फिर अपने जाइलम के अवयव के बारे में बताया था, 3 अवयव मृत अवयव है बेटा, एक अवयव है जो जीवित है, उसकी कोशिका भित्ति पतली होगी और जीवित होगी, पतली होगी और जीवित और सेल्यूलोज की बनी है। फिर अपने पढ़ा बेटा वाहिनिका और वाहिका के बारे में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। ये कोशिकीय होता है, वो बहुकोशिकीय होता है, इसकी गुहा संकरी होती है, इसकी गुहा चौड़ी होगी, ये लंबी होती है, वो बड़ी, वो छोटी होती है और चौड़ी होती है। और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये किसमें पाई जाती है बेटा, वाहिका सिर्फ आवर्त बीजी पादपों का अभिलाक्षणिक गुण है। ये वाहिनिका जो है टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी तीनों में पाई जाती है। फिर क्या है बेटा, वाहिनिका, ये वाहिका जो है, वाहिकाओं द्वारा जल का स्थानांतरण ज्यादा होगा और तीव्रता से होगा, क्योंकि इसकी गुहिका क्या है, चौड़ी है, वाहिनिका की तुलना में चौड़ी है। ये एक कोशिकीय होती है जो आपस में सटी हुई रहकर, छिद्रों के द्वारा सटी हुई रहकर जल का स्थानांतरण करती है, जो कम मात्रा में होता है बेटा। ये क्या होती है, इनके सिरे खुले हैं, तो एक वाहिका का सिरा अगली वाहिका के दूसरे सिरे से जुड़कर एक लंबी पाइप के समान संरचना बनाती है, जिससे इसके द्वारा जल का स्थानांतरण ज्यादा और तीव्रता से होता है। फिर अपने पढ़ा बेटा जाइलम रेसे और जाइलम मर्दूतक। जाइलम रेसे में गुहिका नहीं होती है, तो ये जल संवहन का कार्य नहीं करता है। ये क्या कार्य करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ये भी मृत उत्तक है। फिर जाइलम मर्दूतक पढ़ा है, जाइलम का एकमात्र जीवित भाग
जाइलम मर्दूतक है, ये इसमें कोशिका भित्ति पतली सेल्यूलोज की बनी होगी और इसमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है। मुख्य कार्य बेटा त्रिज्यीय संवहन का कार्य। त्रिज्यीय संवहन क्या होता है? तने या जड़ के केंद्र से परिधि की तरफ जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण त्रिज्यीय संवहन कहलाता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा फ्लोएम। ठीक है, तो इसके बाद आएगा बेटा अपन फ्लोएम पढ़ेंगे। तो देखिए फ्लोएम पढ़ने से पहले बेटा जाइलम के प्रकार हैं, जाइलम के प्रकार हैं। जाइलम जो है बेटा, जाइलम के निर्माण के आधार पर जाइलम एक प्राथमिक वृद्धि के दौरान भी बनता है और द्वितीयक वृद्धि के दौरान भी जाइलम बनता है। तो दोनों अलग अलग प्रकार के जाइलम है। ऐसा जाइलम जो प्राथमिक वृद्धि के दौरान बनेगा वो प्राथमिक जाइलम कहलाएगा और जो जाइलम द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनेगा वो कहलाएगा द्वितीयक जाइलम। इसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपने जाइलम रेशे, जाइलम मर्दूतक। जाइलम मर्दूतक क्या काम करेगा बेटा? त्रिज्यीय संवहन का कार्य करता है और ये कुछ पदार्थों का संग्रहण भी करता है बेटा। इसके कार्य में एक और ऐड कर देना, ये क्या करता है? वसा, टेनिन, स्टार्च आदि का क्या करता है बेटा? स्टार्च आदि का संग्रहण भी करता है। चलो ये हो गया जाइलम। अब जाइलम के प्रकार पढ़ते हैं। मुख्य रूप से जाइलम दो प्रकार का है। तो जाइलम के प्रकार, जाइलम के प्रकार, टाइप्स ऑफ जाइलम। देखिए जाइलम जो है बेटा दो प्रकार का होता है। अभी मैंने बताया, एक है बेटा प्राथमिक जाइलम। प्राथमिक जाइलम का निर्माण कब होगा? प्राथमिक वृद्धि के दौरान। पादप जब प्राथमिक वृद्धि करेगा तो उस दौरान बनने वाला जाइलम क्या कहलाएगा? प्राथमिक जाइलम। तो इसमें क्या लिखोगे? पादप की प्राथमिक वृद्धि के दौरान, पादप की प्राथमिक वृद्धि के दौरान बनने वाला, पादप की प्राथमिक वृद्धि के दौरान बनता है, प्राथमिक जाइलम है। ये प्राथमिक जाइलम बेटा दो प्रकार का होता है। एक है बेटा आदि दारू। आदि दारू, आदि दारू को कहते हैं बेटा प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और दूसरा बेटा आदि दारू और दूसरा है बही दारू। आदि दारू और बही दारू, आदि दारू और दूसरा बेटा, एक तो प्रोटोजाइलम है, दूसरा बेटा मेटाजाइलम। और इसको मेटाजाइलम, मेटाजाइलम को बेटा हिंदी में कहते हैं मध्य दारू, मध्य दारू। दारू, दारू ऐसे क्या है? दारू जाइलम को हिंदी में दारू बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो आदि दारू प्रोटोजाइलम, मध्य दारू मेटाजाइलम। ये किस आधार पर है बेटा? प्राथमिक वृद्धि के दौरान निर्मित होंगे दोनों जाइलम, उसे प्राथमिक जाइलम कहते हैं। तो प्राथमिक जाइलम के ये प्रकार हैं बेटा, प्राथमिक जाइलम के दो प्रकार हैं। तो अब इनको किस आधार पर बांटा है? प्राथमिक जाइलम कोई, आदि दारू कौन सा है, मध्य दारू कौन सा है? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। वो जाइलम जो प्राथमिक वृद्धि के दौरान पहले बनता है, बस निर्मित के आधार पर है, ये पहले बनता है। बनेगा कब? प्राथमिक वृद्धि के दौरान ही। पादप की प्राथमिक वृद्धि के दौरान पहले बनने वाले जाइलम को आदि दारू या प्रोटोजाइलम कहते हैं। दूसरा पादप की प्राथमिक वृद्धि के दौरान बाद में बनने वाला, यानी प्रोटोजाइलम के बाद में बनता है, उसे कहते हैं बेटा मेटाजाइलम। क्लियर? दूसरा प्रकार जो है बेटा, ये तो हो गया प्राथमिक जाइलम। दूसरा बेटा द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम। ठीक है ना? सेकेंडरी जाइलम। देखिए सेकेंडरी जाइलम क्या है? वो जाइलम जो पादप की द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनता है उसे द्वितीयक जाइलम कहेंगे। तो इसका निर्माण कब होता है बेटा? पादप की द्वितीयक वृद्धि के दौरान, पादप की द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनने वाला या ये बनता है। तो पादप की द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनने वाला जाइलम द्वितीयक जाइलम कहलाएगा। पादप की प्राथमिक वृद्धि के दौरान बनने वाला जाइलम प्राथमिक जाइलम कहलाएगा। प्राथमिक जाइलम के दो प्रकार हैं, आदि दारू। बनने के क्रम के आधार पर जो जाइलम पहले बनता है प्राथमिक वृद्धि के दौरान उसे आदि दारू, और जो प्राथमिक वृद्धि के दौरान
बाद में बनने वाला जाइलम है मेटाजाइलम या मध्य दारू कहलाता है। अब ये आदि दारू और मेटाजाइलम जो बनने का क्रम है बेटा, इसके आधार पर जो संवहन पुल है बेटा, इसी में मैं बता देता हूं। वैसे आगे और अपन पढ़ेंगे। वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए तन्ना जो है, तन्ना और पत्तियां, तन्ना और मूल, तन्ना और जड़, ये होती बेटा बाह्य आदि दारुक। क्या होती है? बाह्य आदि दारुक। देखिए समझिए क्या है बेटा, इनमें जो संवहन पुल होता है बेटा कैसा होता है? बाह्य आदि दारुक संवहन पुल। बाह्य आदि दारुक प्रकार का क्या होता है? संवहन पुल या जाइलम, सॉरी जाइलम जो है बेटा कैसा होता है? संवहन पुल में जाइलम और फ्लोएम होंगे। उसमें जो जाइलम है बेटा कैसा होता है? बाह्य आदि दारुक। बाह्य आदि दारुक प्रकार का क्या होगा? बाह्य आदि दारुक प्रकार का क्या होगा? जाइलम। तन्ना जो है, तन्ने में जो जाइलम होता है बेटा, तन्ने में जाइलम होता है बेटा मध्यादि दारुक प्रकार का। तन्ने का जो जाइलम है मध्य आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक, मध्य आदि दारुक या मध्य आदि दारुक। इंग्लिश में याद रखना बेटा, इसको कहते हैं एंडार्क और इसको कहते हैं बेटा एक्सार्क। क्या होता है एंडार्क और एक्सार्क? देखिए ये क्या जाइलम के प्रकार होता है। ये भी क्या है? जाइलम का प्रकार है कि जड़ में पाए जाने वाला जाइलम कैसा होगा? बाह्य आदि दारुक होता है और तन्ने का जो जाइलम है वो मध्य आदि दारुक होता है। देखिए बाह्य आदि दारुक और ये इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? जो जड़ में है, जड़ का जो जाइलम है बेटा उसमें क्या होगा? मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम इसमें भी होगा और मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम इसमें भी होगा। देखिए मैं बनाता हूं यहाँ, ये है बेटा पित्त या मज्जा। इसकी संरचना अपन आगे पढ़ेंगे बेटा। पित्त क्या होता होगा? ये एक प्रकार का जाइलम है और ये दूसरे प्रकार का। ये तन्ने में होता है, पत्ती में। ये जैसे पित्त है, ये क्या बेटा? पित्त। बड़ा बनाता हूं, पित्त। इसके बाद बेटा ये क्या? जाइलम है और इसके बाद और दो प्रकार का जाइलम बनेगा, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। तो बेटा देखिए मूल की बात करें, मूल की बात करें, इसमें किस प्रकार का जाइलम होता है? बाह्य आदि दारुक। बाह्य आदि दारुक बाह्य यानी बाहर की तरफ कौन सा होगा? आदि दारुक होगा। प्रोटोजाइलम किधर होगा? परिधि की तरफ। प्रोटोजाइलम किधर बनेगा बेटा? इसमें परिधि की तरफ, और भीतर की तरफ क्या बनेगा? मेटाजाइलम। तो बाहर जो है ये मैंने बनाया, ये प्रोटोजाइलम है और ये है बेटा मेटाजाइलम। यानी ये है बाह्य, सॉरी ये आदि दारू, इसको क्या कहेंगे? आदि दारू। और ये है बेटा मध्य दारू। समझ में आया? इसका उल्टा इसमें एंडार्क है। एंडार्क का मतलब इसमें जो बाह्य, इसमें जो आदि दारू है वो कहां होगा? भीतर। तो आदि दारू केंद्र की तरफ। आदि दारू किधर बेटा? केंद्र में। इसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। और बेटा मध्य दारू, मध्य दारू जिसको कहते हैं बेटा मेटाजाइलम। क्या कहते हैं? मेटाजाइलम। ये किधर होगा बेटा? ये परिधि की तरफ। ये किधर होगा? परिधि की तरफ। तो समझ में आया? जाइलम जो है तन्ने में किस प्रकार का होता है? मध्यादि दारुक और मूल में बाह्य आदि दारुक। एंडार्क और एग्जाम। इसे मेटाजाइलम भीतर की तरफ और आदि दारू ये बेटा परिधि की तरफ। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ये उसमें भी आएगा, संवहन पुल के प्रकार में भी पढ़ेंगे अपन। जाइलम वाला टॉपिक चल रहा है तो जाइलम में मैंने ये भी बेटा यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। तो जाइलम के प्रकार पढ़ लिए, ये जाइलम के बारे में अपने सारा बेटा क्लियर कर दिया है। ठीक है, जाइलम क्या होता है, जाइलम के प्रकार वगैरह। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे फ्लोएम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जाइलम का आप रिवाइज करें बार बार। ओके बेटा।